बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम all students, hoping you all safe and doing well। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान एक खूबसूरत और वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है जहाँ मेहनती आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल एक इंस्टीट्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना के इस आलमी वबा की वजह से शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने जो सबका लेक्चर है उसमें पीएच के बारे में डिस्कस किया था और पीएच को हमने डिफाइन किया था कि पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। और फिर हमने पीएच को डिटरमिन करने के मुख्तलिफ मेथड्स भी डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर बफर्स पर मुश्तमिल है, यानी आज के लेक्चर में हम बफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बफर्स क्या होते हैं, यूज़फुल बफर्स कौन से हैं, इसके अलावा थ्योरी ऑफ बफर्स के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ बफर्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, इसके अलावा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनका जो इस्तेमाल है या उनकी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हम आज के लेक्चर में रीड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बफर्स क्या हैं। बफर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं। उस वक्त जब उन सॉल्यूशंस में जिसके अंदर वो मौजूद हों उनके अंदर एसिड या बेस को ऐड किया जाए तो वो पीएच को तब्दील नहीं होने देते बल्कि पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करें उस सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हों और जब स्लाइट एसिडिक या बेसिक जो है वो उनमें ऐड किया जाए और वो पीएच को तब्दील ना होने दे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बफर्स कहते हैं। बफर इज द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की पीएच में तब्दीली के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, यानी उन सॉल्यूशन जिसके अंदर वो मौजूद है उनमें स्लाइट एडिशन किया जाए एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस का या कंपाउंड्स का, लेकिन इस एडिशन होने के बावजूद भी वो पीएच को तब्दील ना होने दें, रेजिस्टेंस करें, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बफर्स कहते हैं। बफर्स हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं यानी जोड़े की सूरत में होते हैं। एक वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट साल्ट होता है। तो इस तरह हमेशा बफर्स जो है ना वो कॉन्जुगेट यानी जोड़े की सूरत में होंगे, एक वीक एसिड होगा और साथ ही उसका कॉन्जुगेट साल्ट होगा। तो इस तरह ऐसे कंपाउंड्स को हम बफर्स कहा जाता है। यूजफुल बफर्स मिक्सचर्स में जो है बफर मिक्सचर्स जो इनकी पीएच रेंज है, नंबर 1 पे HCl सोडियम सिट्रेट, पीएच रेंज जो है 1 to 5 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉन्जुगेट बोरेक्स 9.2 to 11 इसकी पीएच रेंज है। सिट्रिक एसिड है, सोडियम सिट्रेट है, इसकी जो पीएच रेंज है 2.5 to 5.6 है। और एक बफर जो बड़ा मशहूर बफर है
H2CO3 और इसका कॉन्जुगेट साल्ट जो है दैट इज NaHCO3। अगर हम इस बफर को देखें H2CO3 ये एक वीक बेस एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेट साल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। तो इस तरह बफर्स हमेशा कॉन्जुगेट सूरत में होते हैं, एक वीक एसिड और दूसरा उसका कॉन्जुगेट साल्ट होगा, या वीक बेस होगा और साथ उसका कॉन्जुगेट साल्ट होगा। तो इस तरह बफर्स हमेशा कॉन्जुगेट सूरत में मौजूद होते हैं। तो ये बफर्स की चंद एग्जांपल्स थी। ये वो बफर्स हैं जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करते हैं और पीएच को तब्दील नहीं होने देते ऑन एडिशन ऑफ स्लाइट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कंपाउंड्स। अगर हम ये देखें कि किस तरह जो बफर्स हैं ये काम करते हैं, किस तरह पीएच को तब्दील नहीं होने देते, तो इसमें हम ने दो जो इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पे जो है ना दिखाया है, जिससे ये जाहिर होता है कि बफर्स किस तरह जो है वो पीएच को तब्दील नहीं होने देते। हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम एडिशन ऑफ एसिड है यानी एसिड अगर ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा कि HCl अगर हमने ऐड किया तो बफर का जो हिस्सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट था वो एसिड के एडिशन पे रिएक्ट करेगा और उसको H2CO3 पे कन्वर्ट कर देगा और साथ NaCl बन जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो पीएच तब्दील नहीं होगी। इसी तरह अगर हम कोई बेस ऐड करते हैं NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो बफर का पहला हिस्सा यानी H2CO3 जो है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इस तरह NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा और साथ वाटर बनेगा। तो इस तरह बफर्स के जो दो हिस्से होते हैं, क्योंकि बफर्स मैंने बताया कॉन्जुगेट सूरत में होता है, तो HCl यानी एसिड के एडिशन पे वो जो उसका कॉन्जुगेट साल्ट है वो रिएक्ट करता है और बेस के एडिशन पे उसका जो वीक एसिड वाला हिस्सा है वो उसके साथ रिएक्ट करता है। अब HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट विल चेंज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और अगर हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज करेगा व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन। बट बफर सिस्टम, लेकिन बफर सिस्टम अगर उसमें मौजूद है यानी H2CO3 NaHCO3 अगर उस सॉल्यूशन के मौजूद है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के खिलाफ मुज़ाहमत करेगा और उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देता। जैसे मैंने ये आपको इक्वेशन के ज़रिए बताया कि HCl अगर हम डालते हैं तो बफर का जो हिस्सा है यानी वीक एसिड और साथ उसका जो कॉन्जुगेट साल्ट था NaHCO3 वो कॉन्जुगेट साल्ट जो है ना वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और फौरन और ये रिएक्शन सेकेंडों के कई में हिस्से में हो जाता है, फौरी हो जाता है और इस तरह पीएच चेंज नहीं होती। If we add hydrogen ions to the above mentioned reaction, the reaction will shift to the left side, यानी H3O ions or plus hydrogen ions. If we add OH ions to the reaction will shift to the right side. तो फिर क्या होगा, वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये बफर्स अपना काम करते हैं और पीएच को तब्दील नहीं होने देते। Now we discuss about some application of buffers. Buffers are mostly widely used in biological industry to preserve the pH of biological compounds and fluids. बफर ज़्यादातर बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में पीएच को प्रिजर्व करने के लिए कि किसी भी कंपाउंड की या फ्लूइड की पीएच चेंज ना हो तो हम बफर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कंपाउंड्स हैं या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसकी पीएच चेंज ना हो। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन देयर पीएच। इसी तरह जब इंजेक्शंस तैयार किए जाते हैं तो उनमें बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट की, उस इंजेक्शन की या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी पीएच चेंज ना हो। बफर्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके अलावा बफर्स को फर्मेंटेशन यानी जो खमीर उठाए जाते हैं या खमीर के जो प्रोसेस होते हैं तो उनमें भी बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बफर्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर्ड एक्शन ऑफ एंजाइम। इसी तरह एंजाइम के एक्शंस को रिस्टोर करने के लिए भी हम बफर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एंजाइम अपना
जो एक्टिविटी है, जो अपना एक्शन है, वो लूज ना करें। इसके अलावा बफर्स आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा ड्रग्स में जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं उनमें बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रग्स की पीएच मेंटेन रहे। तो इस तरह बफर्स को यूज किया जाता है पीएच को मेंटेन रखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया बफर्स के बारे में कि बफर्स हमने पढ़ा कि वो कंपाउंड्स होते हैं जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर इनको यूज़ किया जाए और उसके बाद उसमें एसिड या बेस डाला जाए तो ये उसके खिलाफ जो है वो एक्शन करते हैं और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी जो पीएच चेंज होगी उसको चेंज नहीं होने देते। Now we discuss isotonic solution, आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट है उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो फिर उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। If a solution is placed behind a membrane that is permeable only to solvent molecules and not to solute molecules, in a semi-permeable membrane, osmosis occurs as the molecule of solvent passes through the membrane. If a solution-filled membrane is placed in a solution of higher solute concentration, its own the solvent can pass in any direction, passes into the more concentrated solution until equilibrium is established on the both side of the membrane। यानी अगर हम एक मेम्ब्रेन के ज़रिए दो अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में सॉल्यूशंस लेते हैं, अगर एक की में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे की में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो हमेशा सॉल्वेंट ज़्यादा सोल्यूट की तरफ जो है ना वो मूव करता है और उस वक्त तक मूव करता है जब तक कि वो जो उसमें इक्विलिब्रियम यानी तवाज़ुन कायम नहीं हो जाता। तो इस तरह जो है ना वो उस वक्त तक मूव करते करते यानी जब तक आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं बन जाता तो सॉल्वेंट पास होता रहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्रिएट होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड एंड टीयर्स हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन, यानी हमारी जो बॉडी के फ्लूइड हैं जिसमें ब्लड भी है टीयर्स भी हैं तो इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जो 0.9% जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है उसके इक्वल होता है। और इट कैन बी सेड दैट 0.9% Na सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड्स, या यूं हम कह सकते हैं कि जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है वो बॉडी के फ्लूइड्स के लिहाज से आइसोटोनिक होता है। कहने का मतलब ये होगा कि उसमें भी जो सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वो भी 0.9% होगी, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक होते हैं। Isotonic solutions can also be defined as if two solutions on comparison have same osmotic pressure, यानी अगर दोनों का osmotic pressure सेम है, उनकी कंसंट्रेशन सेम है तो फिर उनके लिए हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो, उनकी जो आयंस कंसंट्रेशन है वो भी सेम है तो वो एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे। आइसो का मतलब जो है वो एक जैसे, यानी उनकी जो टोनिसिटी है जो आइसो है यानी दोनों में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बराबर है, इसलिए वो एक दूसरे के आइसोटोनिक होंगे। The solution which have less ion and it have less osmotic pressure than its comparative solution, तो वो क्या होगा उसके मुताबिक हाइपोटोनिक, यानी जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत, तो वो क्या होगा उस रिलेटिव सॉल्यूशन की निस्बत हाइपोटोनिक होगा। हाँ, अगर उसकी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो उसकी निस्बत हाइपरटोनिक होगा।
Solution with lower osmotic pressure than body fluids or 0.9 sodium chloride are commonly called hypotonic solution. तो इसी तरह वो हाइपोटॉनिक होंगे अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड से बॉडी फ्लूइड्स में, अगर जो फ्लूइड्स हैं या ब्लड है या दूसरे फ्लूइड्स हैं, तो उसमें अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड है और अगर दूसरा सोल्यूशन अगर है कोई और उसमें से ये कम है तो वो उसके मुकाबले में हाइपोटॉनिक होगा। और इसी तरह अगर ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो सोडियम क्लोराइड है 0.9% से ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन है तो वो बॉडी फ्लूइड्स के लिहाज से हाइपरटॉनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह ये तीन टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस की। ये तीन टर्म्स हमने डिस्कस की कि अगर ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो आइसोटॉनिक होंगे। अगर एक सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में कम जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वो हाइपोटॉनिक होगा, और अगर जिसकी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हाइपरटॉनिक होगा। A hypotonic solution added to body system will lose water and this water will be absorbed by the body tissues. It may include hemolysis of the red blood cells. अगर हम कोई हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि वाटर जो है वो जब हम कम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन देंगे तो बॉडी के जो सेल्स हैं उनका पानी भी जो है ना वो बाहर निकल आएगा और हीमोलाइसिस हो जाएगा और आरबीसी बर्स्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? आरबीसी में से जब वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होंगे? वो बर्स्ट हो सकते हैं, इस तरह हीमोलाइसिस हो जाएगा। A hypotonic solution added to a body system will lose water, तो वो पानी को लूज करेगा and this water will be absorbed by the body tissues, और फिर बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, which may include hemolysis, तो hemolysis हो जाएगा अब रेड ब्लड सेल्स का। और अगर हम कोई हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं बॉडी के अंदर तो फिर क्या होगा? टेंडेंसी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बॉडी, फिर बॉडी के टिश्यू से पानी बाहर निकल आएगा। सो इट कैन कॉज श्रिंकेज, तो फिर वो श्रिंक हो, और फिर क्या होगा कि जब वो श्रिंक होंगे तो बॉडी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सामने आएंगी। Solutions for injections for application to mucous membrane and solutions for ophthalmic use must be made isotonic. इसी तरह जब हम कोई ड्रग या कोई इंजेक्शन बनाते हैं तो क्या होता है, या कोई आई प्रिपरेशंस होती हैं तो उनको आइसोटॉनिक होना ज़रूरी होता है, यानी बॉडी के फ्लूइड के साथ उनका आइसोटॉनिक होना ज़रूरी होता है। तो जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं इंजेक्शन फॉर्म में या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस तो बॉडी के फ्लूइड के लिहाज से आइसोटॉनिक होती हैं ताकि इस किस्म का कोई इश्यू क्रिएट ना हो, वरना क्या होगा कि जो इरिटेशन हो सकती है, पेन हो सकता है और सीवियर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये तमाम जो प्रिपरेशंस हैं इंजेक्शंस या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस ये बॉडी के फ्लूइड के लिहाज से आइसोटॉनिक होते हैं, या जो ड्रिप सिस्टम होता है हमारा ये भी बॉडी फ्लूइड के हिसाब से आइसोटॉनिक होता है। अगर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉनिक सॉल्यूशन फार्मेसी में, तो आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर, यानी आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस को हम जो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उनमें आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अलावा बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस रखने के लिए ड्रिप की सूरत में हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस को जो है ना इस्तेमाल में लाते हैं ताकि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बरकरार रहे। इसके अलावा आइसोटॉनिक सॉल्यूशन आर यूज्ड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को यानी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन रखने के लिए भी आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फॉर मेडिकल पर्पस आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस नॉर्मल सिलाइन है जैसे यूज्ड फॉर फ्लश वाउंड्स, इसके अलावा ज़ख्मों को फ्लश करने के लिए धोने के लिए हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन यानी नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल करते हैं मेडिकली।
नॉर्मल सेलाइन इज आल्सो यूज्ड IV फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक फ्लूइड ओरली, और वो पेशेंट जो ओरली फ्लूइड नहीं ले सकते और खाना नहीं खा सकते तो उनको हम IV यानी नॉर्मल सेलाइन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सेलाइन इज आल्सो यूज फॉर नेजल वॉशेस टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड, इसलिए यानी ज़ुकाम की सूरत में हम जो नॉर्मल सेलाइन है ये ड्रॉप्स जो है ना वो देते हैं ताकि जो सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड हैं उनको रिलीव किया जा सके। तो ये वो एप्लीकेशंस थी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की जो यूजुअली इस्तेमाल में होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, एक बफर्स का और एक सॉल्यूशन यानी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। अगर हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लें तो बफर्स को हमने ये कहा कि बफर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करते हैं, और फिर हमने ये कहा कि बफर्स हमेशा कॉन्जुगेट सूरत में होते हैं, या वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट साल्ट होगा, और या वीक बेस होगा और उसका कॉन्जुगेट साल्ट होगा। एक हमने बफर की एग्जांपल कोड की थी H2CO3 और इसका कॉन्जुगेट साल्ट था NaHCO3। अब H2CO3 एक वीक एसिड है, जबकि जो NaHCO3 है वो उसका एक कॉन्जुगेट साल्ट है। तो इस तरह हमने एक ये भी देखा कि ये बफर्स किस तरह काम करते हैं कि अगर कोई एसिड ऐड हो जाता है तो फिर जो उसका कॉन्जुगेट साल्ट था वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसी तरह अगर कोई बेस चला जाता है तो वीक बेस एसिड उसके साथ रिएक्ट करता है। फिर यूजुअली जो बफर्स हम की एप्लीकेशन है वो भी हमने डिस्कस की कि बफर्स को जो है मुख्तलिफ प्रिपरेशंस में इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि उस प्रिपरेशन की पीएच चेंज ना हो। इसके अलावा हमने सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस किया कि जो महलूल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक। यानी ऐसे सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस अगर उनकी सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल है, उनको ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो एक दूसरे के लिहाज से आइसोटोनिक होंगे। और इसी तरह अगर एक सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, दूसरे की सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, दूसरे का ज़्यादा है, तो जिसका कम है वो हाइपोटोनिक होगा दूसरे के मुकाबले में, और दूसरा उसके मुकाबले में हाइपरटोनिक होगा। हम बॉडी के में जो मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाते हैं वो बॉडी फ्लूइड्स के लिहाज से आइसोटोनिक होते हैं, क्योंकि अगर वो बॉडी के फ्लूइड्स के लिहाज से आइसोटोनिक नहीं होंगे तो फिर मुख्तलिफ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ऐसा फ्लूइड बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जो हाइपोटोनिक होगा, तो होगा क्या कि जब हम उसको इंजेक्ट करेंगे तो हमारे सेल्स, बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो बर्स्ट हो सकते हैं, हीमोलाइसिस ऑफ द रेड ब्लड हो सकता है। और इसी तरह अगर हम कोई हाइपरटोनिक देंगे तो फिर श्रिंकेज हो सकती है और वो कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकती है। ये दोनों सूरतों में ख़तरनाक होगा, इसलिए हमें हर लिहाज से बॉडी में कोई भी फ्लूइड अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो दैट इज़ आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड्स। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।